हेलो एंड वेलकम बैक टू द शो। आज हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने। ये सीनियर एसोसिएट फेलो है एट द सिनेथम्बी राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। मेरा पहला सवाल आपके लिए बासित साहब आज ये है कि 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 44 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें घायल हुए हैं। और इस्लामिक स्टेट यानी कि आईसिस ने इस क्लेम को जो है, जो इस रीजन का जो आईसिस का मॉड्यूल है, उन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है। किस तरह के चैलेंजेस आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सामने हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद टेररिज्म, क्योंकि ये मल्टी फैसेटेड किस्म का मामला होता जा रहा है कि एक टीटीपी के साथ तो मसले मसाइल हैं ही, बीच बीच में अफगान तालिबान के साथ भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फौज के कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्कर्मिशेस होते रहते हैं एट द ड्यूरिंग लाइन ऑल्सो। और अब आईएसकेपी ने एक बहुत बड़ा हमला, ये कोई छोटा हमला नहीं है, इसमें मतलब 44 लोगों की जानें गई हैं। तो क्या चैलेंजेस आप समझते हैं, इमीडिएट चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने है, गिवन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान की? Thank you for having me on your show. As you said कि चैलेंज बड़ा है और एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन के ये सामने आ रहा है, एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स का चैलेंज, जिसमें कुछ इंसर्जेंसीज है, कुछ टेररिज्म है, बट ये एक मल्टी फैसेटेड थ्रेट है जिसको आप एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर की मेटाफोर के तौर पे भी देख सकते हैं। और ये सारा कुछ, इसके जो लिंक्स है वो तालिबान का जो टेक ओवर है अगस्त 15 2021 का, उसके साथ लिंक्ड है। क्योंकि जो रीग्रुपिंग हुई है, जो हमें एज यू सेड के बड़ा अटैक था, ये इस साल का 2023 का इज द सेकंड मोस्ट डेवास्टेटिंग अटैक। इससे पहले जो इससे बड़ा अटैक था वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में एक मस्जिद के ऊपर हुआ था, जो एक टीटीपी के लिंक्ड ग्रुप जमातुल अहरार ने क्लेम किया था। तो आप, एंड इसी तरह अगर आप बलोचिस्तान के अंदर बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स को देखें तो उनकी जो कैपेबिलिटीज या स्किल सेट है, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, उसमें भी हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है या इसकी वजह क्या है? इसकी सारों से द मेन रीजन इज कि जो रीग्रुपिंग हो रही है इन ग्रुपों की अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे ना सिर्फ इनको बेहतर असला इनके पास आ गया है, ट्रेनिंग इनकी इम्प्रूव हो गई है और इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है, और फिर वो अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं इनटू पाकिस्तान। So I think Pakistan is now finding itself at the receiving end of what is happening in Afghanistan, और ये ग्रुप फिर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस और ऑपरेशनल फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं, बल्कि इन अटैक के साथ अपनी लीथल कैपेबिलिटीज को भी शो कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि ये अटैक एक ऐसे टाइम पे आया है जब गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट, उसकी डिसोल्यूशन में अब 2 हफ्ते से कम वक्त रह गया है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो 12 अगस्त को इस गवर्नमेंट ने डिसॉल्व हो जाना है, यानी आज से कोई 11 या 10 दिन के बाद। और हम एक इलेक्शन सीजन में जा रहे हैं, और ये जो वर्कर्स कन्वेंशन था JUIF, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल ग्रुप कराता है, विच इज एन अल्ट्रा कंजर्वेटिव राइट लीनिंग देवबंदी ग्रुप विद प्रो तालिबान स्टांस, ये उनकी इलेक्शन रैली के ऊपर एक अटैक था। तो अगर आप क्लेम देखें जो ISKP ने पुट आउट किया है, उन्होंने कल एक छोटी स्टेटमेंट दी और आज एक 92 पेज का पूरा बुकलेट उन्होंने इशू किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि JUIF, जिनको वो उस बुकलेट के अंदर एज अपोस्टेट्स लिखते हैं, या जिसको उर्दू में हम या हिंदू में मुर्तद कहेंगे, बिकॉज ये दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, एंड ISKP के का जो ट्विस्टेड सेल्फ स्टाइल्ड वर्ल्ड व्यू है, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव है इस्लाम का, उसमें डेमोक्रेसी को वो एज अन इस्लामिक देखते हैं। एंड बिकॉज JUIF practices democracy and participates in the democratic process like elections and parliament, and they are pro-republican, pro-federation, इस वजह से उनको वो एज अपोस्टेट्स देखते हैं। They also have a beef with JUIF for being pro-Taliban, pro-Afghan Taliban. तो पाकिस्तान की फ्रेजाइल डेमोक्रेसी के लिए एक इलेक्शन सीजन से पहले इतने
बड़े अटैक का होना प्योरली फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट इज एन अलार्मिंग डेवलपमेंट, क्योंकि आईएसकेपी ने इस अटैक को इस तरह भी क्लेम किया है कि दिस इज पार्ट ऑफ देयर वार अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यानी क्लियरली एक सिग्नल है कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट उनकी एक जंग चल रही है। और तो फिर वो पाकिस्तान के इलेक्शन सीजन को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फॉर मोर अटैक्स। बिकॉज रिमेंबर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड लोकली कि ये जो एरिया है बाजौड़ का, इसके साथ बाजौड़ डिस्ट्रिक्ट के साथ है मुहम्मद डिस्ट्रिक्ट, और इसके इस तरफ है खैबर डिस्ट्रिक्ट। एंड बाजौड़ के अक्रॉस बॉर्डर है कोनड़, नंगरहार, नूरिस्तान। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ और अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ ये है आईएसकेपी के हॉट बेड्स, जहां पे उन्होंने रिक्रूट किया, जहां पे उन्होंने टेरिटरी भी कैप्चर की और जहां पे उन्होंने बड़े बड़े अटैक्स भी किए हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे वो बेस है तो इसको फिर एज अ वो फोर्स मल्टीप्लायर यूज करेंगे फॉर मोर अटैक्स। अब हुआ ये है कि तालिबान ने इन लास्ट फ्यू मंथ्स कोनड़ के अंदर से सप्रेस किया है आईएसकेपी को। तो जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया है तो दे मूव्ड ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, वो कुनड़ से बाजौड़ में आए हैं और बाजौड़ में उनकी फिर एक साइजेबल प्रेजेंस हो गई है। तो अब वो यहाँ पे बेस है। और चूंकि एक इंप्रेशन ये बन रहा था सोनम कि तालिबान ने आईएसकेपी को रुथलेसली क्रश किया है, एंड वी सॉ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स के ना सिर्फ उनके अटैक अफगानिस्तान में कम हुए, बल्कि उनकी जो प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन का क्वांटम और वॉल्यूम था वो भी डिक्रीज हो गया। तो एवरीबडी थॉट कि ये ग्रुप अब वीक हो गया है। So time and again we see this recurring theme and message in ISKP's propaganda कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि we are not weak. So in other words they are saying we are down but we are not out. एंड ये जो अटैक था पाकिस्तान के अंदर बड़ा अटैक, इससे आईएसकेपी यही साबित करने की कोशिश कर रही है कि वी आर स्टिल रेलेवेंट एंड वी आर केपेबल ऑफ बाउंसिंग बैक। तो फिर पाकिस्तान की इलेक्शन का जो सीजन है और जो पॉलिटिकल रैलीज होंगी, जो सॉफ्ट टारगेट्स हो जाते हैं, वो उनके लिए एक इजी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को दोबारा री एस्टैब्लिश करें एज अ टेररिस्ट ग्रुप। So that increases Pakistan's challenge because ना सिर्फ टीटीपी है, ना सिर्फ जेयूए है, बलोच सेपरेटिस्ट है, बल्कि अब उसके अंदर आईएसकेपी जो पाकिस्तान में उस तरीके से इतने बड़े अटैक नहीं करता था, अब वो भी यहाँ पे एज अ थ्रेट जो है वो नजर आ रहा होगा। आखिरी चीज कह दूं फिर वी कैन फॉलो अप ऑन दिस, वो ये है कि जब आईएसकेपी सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करेगा तो जो ये एक ट्विस्टेड दुनिया है टेररिस्ट ग्रुप्स की, टेररिज्म की ट्रेड क्राफ्ट में वायलेंस इज द करेंसी। जितना जितने आपके वायलेंट क्रेडेंशियल्स हैं, इतनी रिक्रूटमेंट मिलती है, इतनी यू अट्रैक्ट फंडिंग, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जब आईएसकेपी इलेक्शन रैलीज को हिट करके गॉड फॉरबिड एक प्रोपेगेंडा, एंटी डेमोक्रेसी प्रोपेगेंडा जनरेट करेगा, तो फिर दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक टीटीपी जो अभी ये कहते हैं कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट नहीं करते, देयर टारगेट्स आर हार्ड टारगेट्स लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, द मिलिट्री, पैरामिलिट्री, फ्रंटियर कोर, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर उन ग्रुपों पे प्रेशर आएगा कि will they remain with that strategy of only hitting the hard targets and not go towards soft targets, because जो उनका ओवर एम्बिशियस फॉलोअर या ऑपरेटिव होगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फिर प्रेशर डालेगा कि आईएसकेपी इज टेकिंग अ लीड। So some of their factions and fighters might start getting edgy and lean towards ISKP. तो फिर टीटीपी को शायद उसको बचाने के लिए रिविजिट करना चाहिए। एंड ऑल ऑफ दिस मीन बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज हाउ डू यू मैनेज दिस देन? सो ये जो लैंडस्केप हमें नजर आ रहा है तालिबान के टेक ओवर के बाद, एक कॉम्प्लेक्स, एक फ्लूइड, अनप्रिडिक्टेबल लैंडस्केप है जिसमें अलायंसेस बहुत जल्दी से बन रही हैं, नई नई राइवलरीज नजर आ रही हैं और ये वॉर एक्सपेंड कर रहा है। सो इट इज नाउ एक्सपेंडिंग from Afghanistan to Pakistan's northwestern tribal periphery, which was already restive and volatile. But with this attack, and we'll see in the coming days, might become more volatile.
जैसे कि आपने भी कहा कि ये सब जो इसकी पहले भी होते थे अटैक्स, बट जब से तालिबान काबिज हुए हैं अफगानिस्तान पे, तब से ये अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। कहाँ पे कमी रह गई पाकिस्तान की तरफ से एक विजन की, कहाँ पे मिसकैलकुलेशन हुई? क्योंकि इस खित्ते में तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्च राइवल्स ऑफ द यूएस, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, बट अदरवाइज इस खित्ते में लोग शांत थे कि अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, यूएस बैक्ड गवर्नमेंट है, पर एटलीस्ट इट्स नॉट एन इंसर्जेंट ग्रुप। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये मौकफ सामने आता था कि जब तक ये यूएस बैक गवर्नमेंट रहेगी, इंडिया भी बड़ा यहाँ पे फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान को अनसेटल कर रहा है। पाकिस्तान लिटरली डिड नॉट वांट टू लिसन टू एनीबडी एल्सेस वर्जन ऑन दिस। और पाकिस्तान में बड़ी सेलिब्रेशन हुई जब तालिबान काबिज हुए अफगानिस्तान में। कहाँ पे ये मिसकैलकुलेशन हुई? कुड वी से दिस कि जैसे हमारे इंडिया में अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान आर्मी जो है ये बड़े अच्छे टैक्टिकल थिंकर्स हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में चीजों के बारे में सोचते नहीं है। दे लुक एट लाइक small wins here and there. Would it be right to say this कि ये हुआ है पाकिस्तान के साथ? Look, एक चीज I'll state categorically वो ये है कि तालिबान would have won despite Pakistan's help. वो उस लेवल पे चीजें चली गई थी जहाँ पे अमेरिकन वॉर फटीग वाज विजिबल. Like 2014 में प्रेसिडेंट ओबामा सेड दैट वील विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान. अच्छा, जब एक आपका ओपोनेंट ये कह दे कि वील विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, इसका मतलब है कि दे हैव गिवन अप ऑन द वॉर. So it was a doomed project from that point onwards. So Taliban ki to victory was a writing on the wall, whether Pakistan was helping the Taliban or not. So they would have won despite Pakistan's help. And I mean, let's face it, Taliban diversified their relations with other countries. 2012-13 onwards, they were talking to China, to Russia. They opened offices and back channels with Iran. They had an office in Qatar. They were talking to the UAE. So they weren't totally relying on Pakistan, but Pakistan was the principal staging ground where they were located and which actually enabled the insurgency. तो ये तो एक बात which I wanted to clarify कि ये जो victory थी तालिबान की, it was a foregone conclusion anyways. And the way the Afghan military melted away, I mean, अमरीकियों ने जो फौज खड़ी की 20 साल इतने बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के, वो 14 दिन में मेल्ट अवे कैसे हो गई? आई मीन, दिस इज अ क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर. इस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है कि वहां पे हो क्या रहा था, कि आपने एक ऐसी मिलिट्री खड़ी की जो आपके बगैर चल नहीं सकती थी. तो फिर तो या ये सोचना चाहिए था कि मिलिट्री को ऐसे खड़ा करो कि वो चल पाए आपके विड्रॉल के बगैर. जब चल नहीं पा रही थी तो खड़ी क्यों कर रहे थे? खड़ी कर रहे थे तो फिर विड्रॉ क्यों किया? इन सवालों के जवाब लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ये एक डिबेट और जगह चली जाती है. जनरली द प्रिंसिपल इज कि हर मुल्क और हर कौम अपनी मिलिट्री को खुद खड़ा करती है क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी से होती है. तो वो टैक्स पेयर की मनी के ऊपर उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है. ये अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी पे खड़ी हुई एक मिलिट्री थी जो जो ये देख रही थी कि जब जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरेगी या अमेरिका जाएगा तो सबसे पहले जो लोग मुल्क छोड़ेंगे वो उनके जनरल्स थे. तो अगर आप एक मिलिट्री खड़ी कर भी लो तो वो एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? वो जनरल्स कहां से लाओगे जिनका कॉम्बैट का एक्सपीरियंस हो, जो एक मिलिट्री को कोहेरेंट रख सके? एनीवेज, हैविंग सेड दैट, Pakistan made a huge miscalculation. So I think, as you said, it looked tactically a brilliant move, but it was a strategic blunder. In other words, this was a finite victory for Pakistan. एक victory जिसका उनको नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा कोई नहीं. क्योंकि the moment Taliban crossed on that side of the border, there was no love lost between the Taliban and the Pakistani military establishment. In fact, this was a marriage of inconvenience. Both used each other for some tactical convergences. वरना तालिबान आज भी पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं फॉर लूजिंग देयर गवर्नमेंट इन 2001. वो समझते हैं कि इन्होंने किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म की को रिस्पेक्ट नहीं दी. उनका पाकिस्तान में जो उनका डिप्लोमेट था उसको उठा के अमरीकियों के हवाले कर दिए. इन्होंने वो बेसिस दी जहां से उनके ऊपर अटैक्स हुए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. और जो आर्म ट्विस्टिंग होती थी, दैट इज एन ओपन सीक्रेट.
तो it was always a given कि जब ये वॉर खत्म होगी तो Pakistan is not going to get much out of the Taliban as far as future Afghan government was concerned. If you talk to people on this side of the border, of the Pakistani side of the border, वो ये कहते थे कि we are a big country, इनकी reliance होगी हमारे पे, because they are landlocked, यहाँ पे इकोनॉमी उनकी है, यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए वो आते हैं, ट्रेवल यहाँ से उनका, so on and so forth. वो कहते थे we have so many levers के they will behave, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इनफैक्ट पाकिस्तान इज नाउ डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान, क्योंकि इनका जो फूड है वो सेंट्रल एशिया से आ रहा है. तो तालिबान अगर बॉर्डर क्लोज कर दे तो यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ जाती है. तो अशरफ गनी और हामिद कारजाई की रिजीम्स ने इतनी बार ना तो बॉर्डर क्लोज किया, ना इतना बॉर्डर वोलाटाइल था जितना तालिबान के नीचे है. सो यस, ये एक इनसे मिसकैलकुलेशन हुई एंड वी आर पेइंग फॉर दैट. आई थिंक, और जो इसमें एक चीज ओवरलुक की गई थी वो थी टीटीपी और तालिबान के लिंकेजेस, लॉन्ग स्टैंडिंग डीप सीटेड इडियोलॉजिकल लिंकेजेस, उनकी बैटलफील्ड कमेराडरीज, एथनिक बॉन्ड्स एंड ज्योग्राफिकल कॉन्ग्रुइटी. As a matter of fact, if you look at this side and that side of the border, we talked about Bajod. बाजोड़ के अंदर ऐसे ट्राइब्स और विलेजेस हैं जिनका से 30% इस तरफ है, एक ट्राइब है जो 30% इस तरफ रहता है, 70% अफगान साइड ऑफ द बॉर्डर पे रहता है. तो उनके लिए बॉर्डर इज एन इमेजिनरी लाइन, एंड आई थिंक दिस वाज एन ओवर सिंपलिस्टिक टेक which has backfired now. So this entire romanticization of the Taliban warriors has backfired, and I think that the price that we are paying is of TTP attacks, of ISKP attacks, so on and so forth. अब यहाँ पे how do they tackle it is another question. But yes, I think I agree with your observation के they managed to get US out of Afghanistan. They managed to put the Taliban back in the government, but the manner in which it all unfolded, I think this is what Pakistanis did not anticipate. So अगर मैं आपको पाकिस्तानी साइड की क्विकली बताऊं कि what Pakistanis wanted was a gradual US withdrawal. जो ये कहते थे कि should be a responsible withdrawal, एक ऐसा विड्रॉल जो अफगानिस्तान में वॉर को पैसिफाई करे और एक पीस डील को स्टिच करके जाए जहां पे पावर शेयरिंग फॉर्मूला बिटवीन तालिबान एंड नॉन तालिबान ग्रुप्स हो जाए. बट ये कहते हैं कि द मैनर इन विच द यूएस लेफ्ट, कि उन्होंने अपने काबुल के पार्टनर्स को भी नहीं बताया और दे लेफ्ट लॉक स्टॉक एंड बैरल इन द मिडल ऑफ द नाइट. बागराम एयरबेस को उन्होंने खाली किया एंड सुबह को पता चलता है गनी रिजीम को भी कि वो तो चले गए हैं. सो गनी रिजीम पैनिक. सो आई थिंक ये कहते हैं, लेकिन आई थिंक दीज आर दोज अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर कि यू कैन नॉट एंटिसिपेट के हाउ इवेंट्स विल अनफोल्ड. You can plan them, but the way they unfold is not in your control. And the way things unfolded, they backfired on Pakistan, for sure. जी. No, I agree with you कि it was writing on the wall कि अमेरिका को तो जाना ही था यहाँ से. It had become a very inconvenient kind of a marriage for them. They had to leave it because there was a cost to it. But I mean, Pakistan was always a supporter of the US withdrawal. अब आपने एक और चीज कही कि पाकिस्तान चाह रहा था कि gradual एक withdrawal हो और एक inclusive किस्म की government बने. But as somebody who's been tracking this for some time now, मुझे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि पाकिस्तान ने हर वो मूव ब्लॉक किया जिसमें ये इस तरह का एक अरेंजमेंट बन रहा था जहाँ पे तालिबान की बात होती, जो एंटी तालिबान ग्रुप्स थे या फिर जो पहली गवर्नमेंट के भी जो नुमाइंदे थे. फॉर एग्जांपल सार्क की एक कॉन्फ्रेंस थी नेपाल में और पाकिस्तान ने वहां पे कंडीशन लगाई, तालिबान ने नहीं लगाई, पाकिस्तान ने कंडीशन लगाई कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसका कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वी ऑप्ट आउट ऑफ दैट. और उस वजह से वो सार्क की कॉन्फ्रेंस फिर हो भी नहीं पाई बिकॉज the Nepalis were certainly not comfortable having the Taliban represent Afghanistan. So मेरी understanding में Pakistan pretty much blocked every move
to form an inclusive government in Afghanistan, because पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो एंटायर तालिबान फोर्सेस हैं वो मोस्टली प्रो इंडिया फोर्सेस हैं. सो while I do agree कि पाकिस्तान का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था जितना पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि हमने जी भगा दिया अमेरिका को, उनको हरा दिया उनकी गेम में, बट हाँ पाकिस्तान हमेशा इसका हामी था. मेरे ख्याल से ये आसान होता पाकिस्तान के लिए भी अगर घनी की गवर्नमेंट होती, जैसे आपने कहा कि तब तो इतने बार बॉर्डर बंद नहीं हुआ, फिर उसके बावजूद अगर आप ये पॉइंट भी देखें तो इट्स इजियर टू डील विद गवर्नमेंट राइट देन एन इंसर्जेंट ग्रुप, बिकॉज उनमें अपने इतने मसले होते हैं. एनीवे, टू मूव ऑन, आपके हिसाब से क्या ह्यूमन राइट्स इम्प्लीकेशंस? जी जी मैं आ जाता हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू सेड. देखिए ये दिस इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट. इसकी वजह ये है कि where do I start? So you are right when you say कि so Pakistan, for instance, Pakistan wanted and wants peace in Afghanistan, but on its terms, right? Actually वो कहते हैं कि everyone wants peace in Afghanistan, but on their term and their vision of peace, and that is where the problem is, right? So yes, you're right कि actually Pakistan, when Mullah brother was in Karachi 2010-11, he opened a back channel with Hamid Karzai, and Pakistanis got to know कि brother bypassed them, तो उन्होंने CIA के साथ मिलकर उसे पकड़वा दिया. और जो नैरेटिव फिर सेट हुआ कि now Pakistan has changed track and now they will crack on the Taliban with the US, वो brother को उन्होंने पकड़ा है, but nobody understood the politics of it. What the Pakistani problem was that if we are keeping you to Mullah brother, then you should go through our offices, not open a back channel by bypassing us. So you talk to them on our conditions, not on your conditions, on our timeline, not on your timeline. तो वो वहां पे पाकिस्तान ने उसको बैक चैनल को सैबोटेज किया. आप देखें कि आगे चल के फिर अमरीकी ने पाकिस्तान को कहा कि तुम हकानी नेटवर्क को नॉर्थ वजीरिस्तान में डिसलॉज करो, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन करो, बिकॉज यू हैव गिवन देम सेंचुरीज. अच्छा, अब जब अमरीकी पाकिस्तान को कह रहा था कि हकानियों पे ऑपरेशन करो, तो कतर में अमरीकी हकानियों से बात कर रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे अपना बंदा छुड़वाने के लिए कि सर्जन जो बर्गदाल है उसको आप रिलीज कर दीजिए. तो जो डबल स्पीक है ना, वो आपको हर स्टेक होल्डर में नजर आएगी. पाकिस्तान डिड प्ले डर्टी, अमेरिकन्स ऑन देयर पार्ट प्ले डर्टी. एक और एग्जांपल है, 2015 में यहाँ पे एक मरी पीस प्रोसेस शुरू हुआ जब नवाज शरीफ ने अशरफ गनी के साथ बात की, एंड नवाज शरीफ सेड कि हम बिठाएंगे आपको, वी विल ब्रिंग द तालिबान. तो तालिबान ने वहां से अब्बास स्तानकज़ई और कुछ और लोगों को कतर के ऑफिस से भेज दिया कि जाके बात कीजिए. तो यहाँ पे इनका शुरू हुआ. अफगान साइड से हिकमत खलील कारजई और लोग आए हुए थे, एंड मुल्ला उमर का जो डेथ था वो एवरीबडी न्यू के ही डाइड इन 2013, बट 2015 में वो लीक हो गया. somebody leaked that news. उन्होंने कहा जी सो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं मुल्ला उमर के, दैट मुल्ला उमर जो जिंदा ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या ट्रस्ट है, क्या बात करेंगे. अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं वो न्यूज इंडिया ने लीक की थी, गॉड नोस की थी, शायद ना की हो. तो माय पॉइंट रियली इज यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ पीपल प्ले डर्टी, स्टेक होल्डर्स प्ले डर्टी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. Everybody said they want peace, but on their terms. So it's a lot of geopolitics, regional politics, proxy warfare, other agendas जो intersect कर रहे थे, collide कर रहे थे, and eventually war fatigue set in, and America left. And once America left, now we are in the new phase. But definitely Pakistan has its hands dirty and soaked in blood of innocent Afghans and Pashtuns. Yes, definitely. ओके. मेरे ख्याल से ये भी फर्क है कि बाकी जो है वो ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान की टेरिटरी यूज ना हो उनके अगेंस्ट.
ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का गोल हमेशा से रहा एक कोई इमेजिनरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी जो अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गई है वैसे कि पाकिस्तान का ये सोचना था कि हम जो अपने ऑफेंसिव्स करते हैं वो हम जो बेसिस है वो अफगानिस्तान शिफ्ट कर दें ताकि हमारी जो एक बफर जोन भी क्रिएट हो जाए और हमारे ऊपर कोई ज्यादा उसका बैकलैश नहीं आए। एक इसमें इसमें आई थिंक एक करेक्शन की जरूरत है कि गलतियां बहुत सारी हैं विच आई हैव पॉइंटेड आउट ओपनली। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये जो थिंकिंग है ये अब समहाउ नहीं है, ये रिपीट होती है। लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री की नई जनरेशन है, पोस्ट जिसको आप पोस्ट 9/11 जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स कर ले। फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब 9/11 हुआ तो अब का जो आर्मी चीफ है उससे पहले जनरल बाजवा थे और उससे पहले जनरल राहील शरीफ। सो राहील शरीफ वाज अ मेजर और अ लेफ्टिनेंट कर्नल व्हेन 9/11 हैपेंड। सो ये वो जनरेशन है जिसने टेररिज्म को एज थ्रेट नंबर 1 देखा है, इंडिया को नहीं देखा। दे हैवंट फॉट अ वॉर विद इंडिया। ये जो जनरेशन है 9/11 के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया का कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट अपार्ट फ्रॉम ये जो 2019 में वो बालाकोट पुलवामा वाला हुआ जिसमें वी केम क्लोज टू अ वॉर, उसके अलावा कोई मेजर एस्केलेशन है नहीं। सो दे हैव सीन टेररिज्म एज नंबर 1 थ्रेट and they have seen TTP and the likes of them as their main enemies. So when Rahil Sharif took over, he said, I have seen those people who have played football with the slit throats of my soldiers. तो ये एक वो सोल्जर्स की, ये वो एक ऑफिसर्स की क्रीड है, जनरेशन है जिसने टेररिज्म को एज पहला थ्रेट देखा है। और ये जो पूरा चैप्टर था ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक का, ये जनरल क्यानी के इरा के अंदर शेल्फ कर दिया गया था। और अगर किसी को क्रिटिकली स्पीकिंग, अगर किसी को रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है तो वो रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली है टीटीपी को इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। बट ये अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर मिलिट्री बेसिस इन अफगानिस्तान, आई थिंक एक फ्रेंडली जो कोई भी बेसिस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो शायद एक फ्रेंडली गवर्नमेंट काबुल में देखना चाह रहे हो, उसके अलावा कोई इसमें मेरा ख्याल है आप कोई इनके पास रह नहीं गया। और वो भी अब बाय द वे एक रियलिटी चेक उस पे भी आ गया है। सो या आई होप इट स्टेज दैट वे बट मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा नहीं है कि अटैक्स करने की कोशिश नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो हम रोज न्यूज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लोग पकड़े जाते हैं, कोई कुकर बॉम्ब बना रहा होता है तो कोई किचन में मसालों से बॉम्ब बना रहा होता है। इट्स जस्ट दैट वी हैव आल्सो bolstered our defenses. That has also changed now over the years. We are no more in India of the 90s. So 73 साल की जो एनिमोसिटी है और कोई मेरा ख्याल है 30 साल का हो गया होगा ये जो कश्मीर का प्रॉक्सी वॉर है, तो वो ओवरनाइट तो नहीं जाता। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज के जो एक माइंडसेट है वो ये है कि एक इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, आप कश्मीर पे लड़के ज्यादा बिगाड़ लोगे, कुछ अचीव नहीं करोगे। नंबर 3, जो लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वॉरफेयर थ्रू जिहादिस्ट ग्रुप्स या मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू किया था 30 साल में, इससे अचीव कुछ नहीं हुआ। रेपुटेशनल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट इंटेंजिबली रेडिकलाइजेशन विद इन द सोसाइटी वो बहुत ज्यादा हुई है। सो इट हैज गॉन नोवेयर। सो इफ देयर इज एनी सोल्यूशन ऑफ कश्मीर जो कभी अगर हो कभी, तो वो सिवाय डिप्लोमेसी और निगोशिएशन के और किसी चीज से निकलना चाहिए। तो व्हाई इन्वेस्ट इन सच थिंग्स? तो इंस्टीट्यूशनली इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं है। बट या एज दे से ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कोई एलिमेंट्स हो जो अभी भी प्रेशर कुकर बना रहे हो तो वो बना रहे होंगे। आई डोंट डिनाई, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स होंगे, आई वोंट डिनाई दैट। सो ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट्स कहीं पे कुछ कर रहा हो तो वो ऑब्वियसली हो रहा होगा। बट एट द मोर स्ट्रेटेजिक लेवल इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो पैराडाइम्स और तरह चले गए। बट नाउ द बिगर प्रॉब्लम इज व्हाट यू स्टार्टेड विद, वो उस तरफ है विच इज बाजोड़। दैट इज वाई जनरल बाजवा ने वो फेब 2021 में, इफ आई एम करेक्ट, वो जो री इंस्टेट किया एलओसी का सीज फायर के वी पैसिफाई हियर एंड वी फोकस देयर। बट वो इंटरमिटेंटली कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स अगर चल रही हैं तो वो ऑब्वियसली कुछ इन्फिल्ट्रेशन रहेगी। सो या आप ये मानते हैं कि जो जनरल बाजवा की जो सोच थी वो एक्सटेंड करेगी जनरल आसिम मुनीर के दौर में भी, क्योंकि जो इनकी मुद्दते मुलाजमत तो अभी बहुत पड़ी हुई है और ये किसी और नौयत के इंसान है, राइट? तो आप उसका सॉरी मैंने आपको कट कर दिया। उसके सेट ऑफ चैलेंजेस आप देख लेना, इकोनॉमी नंबर 1 के डिफॉल्ट ना हो,
एक इलेक्शन सर पे खड़ा है, ट्रांजिशन हो जाए, टेररिज्म जो है वो बढ़ के आ रहा है और अफगान तालिबान ने इनको एक नाइटमेयर दे दिया है। तो आई थिंक ये जो इनके अभी आए हुए 6 महीने तो गुजर गए, 3 साल का टेन्योर होता है तो 6 महीने तो गुजर गए, सो उनके पास 24 और क्या 30 महीने रह गए। तो मेरा ख्याल है 30 महीनों में ये तालिबान वाली प्रॉब्लम तो जाएगी नहीं, तो वो फोकस उधर ही रह जाएगा। अगर इस 30 महीनों में इकोनॉमी को एटलीस्ट रिवाइव की तो बात छोड़ें, आप थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल कर दें, क्योंकि उसका बेड़ा उन्होंने ले लिया। दिस इज पाकिस्तान, तो यहाँ पे चीजें यू नो हाउ इट वर्क्स, वो प्लस कोई स्टेबिलिटी प्लस कोई सिक्योरिटी बेहतर कर ले तो ये भी बड़ी अचीवमेंट्स होंगी आसिम मुनीर की। सो आई डोंट थिंक सो वो उस तरफ जाएगा। तो वो जो जनरल बाजवा ने कहा था वो एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं था, ये एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। सो आई थिंक वो कंटिन्यू करेगी, बट with the caveat that with India, Pakistan, you never know. All you need is one incident for everything to change. So with that caveat, yes, institutional thinking तो यह कल कुछ हो जाए, चीजें एस्केलेट कर जाए, एकदम कर जाती हैं, तो we never know the unknowns. But otherwise, if things stay the way they are right now, I don't think so. कोई major development, I foresee any major tensions happening between India and Pakistan. Yeah. ओके, मेरे एक दो सवाल थे, बट आई थिंक आई विल जस्ट आस्क यू वन ऑफ देम और फिर कंक्लूड करेंगे, ठीक है? ये आई थिंक 3 दिन पुरानी न्यूज़ है या 2 दिन पुरानी न्यूज़ है कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो है उसने वार्न किया है फ्लाइट ऑपरेटर्स को कि आप जो है लो ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई ना करें ओवर कराची एंड लाहौर। और सबसे इसमें जो दिलचस्प जो एंगल मुझे लगा वो ये था कि उन्होंने साइट किया है कश्मीर रीजन के डिस्प्यूट को भी और कहा है कि ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि कोई मिसकैलकुलेशन हो जाए और इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी किसी प्लेन की डाउनिंग भी की जा सकती है, स्पेशली ओवर द लाहौर रीजन। जनरली जो वो हिस्सा है उसको तो हम काफी पीसफुल मानते हैं क्योंकि वहां पे तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो इश्यूज होते हैं वो मोस्टली एलएसी के आगे पीछे रहते हैं। और बहुत देर से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ भी नहीं है, एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ। पाकिस्तान में पीछे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पे कोशिश की गई है ये जो मैन पैड्स भी यूज करने की कोशिश की गई है और मेरे ख्याल से एक बार सक्सेसफुल हुआ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप बताएं उस पर क्यों आपको लगता है कि सडनली ये एडवाइजरी जो है ये इशू की गई है? डू यू थिंक देयर इज एनी बेसिस टू दिस? और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आई है कि दिस इज मोटिवेटेड एंड ऐसा नहीं है, बट अगर एक एजेंसी ने ऐसा कहा है तो आई एम श्योर, आई मीन दे विल हैव सम सर्विलेंस और सम रिपोर्ट्स। So I saw that circular या जो भी हैंड आउट उसे आप कहना चाहें, तो उससे पहले वो कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेरियोरेट कर रही है, राइट? दूसरा इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर इफ यू सी दिस एज अ कॉन्फ्लिक्ट मार्केट या कॉन्फ्लिक्ट की जो इनफॉर्मल या जो इलीगल ब्लैक मार्केट है, उस ब्लैक मार्केट के अंदर नए वेपन सिस्टम्स जो है वो उन्होंने दे हैव चेंज हैंड्स। American origin weapons, small and light arm weapons such as night vision goggles, long range sniper rifles, which enabled terrorist groups to carry out night raids. यानी रात में अटैक नहीं कर सकते थे, अब वो कर लेते हैं। सो जो लिथैलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ टेररिस्ट अटैक्स है वो पाकिस्तान में ऊपर गई है। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे बिकॉज पीपल हु ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सच weapons in the black market, they would have seen man pads, which is man portable air defense systems, वो शायद कहीं पे बिके हैं या उनकी डिमांड आई है या वो किसी ने इंटरसेप्ट में सुना या इसको यू नो दे स्पॉटेड दिस कि these weapons are in the hands of terrorist groups, some terrorist groups. अगर ऐसा है so then they would have issued warnings or alerts to their airlines flying over particular areas to not fly, they should fly above a certain altitude. So I think these could be the reasons. And so obviously the state will say okay, this is motivated, but I think this is very, as you pointed out,
this is very, very specific, right? They don't talk about Sialkot or Peshawar, where actually the conflict is, right? That is where the heart of the conflict is. So the front line in frontline city in the fight against terrorism is Peshawar. That is where the action is. Unfortunately, उसका जिक्र नहीं कर रहे वो पेशावर सॉरी लाहौर कराची एंड टू एन एक्सटेंट आई डोंट नो कश्मीर का कैसे लिंक किया है बट आई थिंक इस पे कोई बहुत ही स्पेसिफिक इंटेल है जिसमें मैन पैड्स का जिक्र है एंटी एविएशन वेपनरी का विच कुड बी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जिक्र है तो और ये अगर आप देखें तो ये अलर्ट इज एप्लीकेबल अंटिल first month until the January of next year, which is what about 6-7 months, right? About roughly 6 months. So it's I think it's pointed intelligence है उनके पास होगी since we work in the open source Sonam तो but ये होगा यहाँ पे security deteriorate हो रही है and it is hard to rule out कि ऐसा कुछ नहीं होगा and it is better for these airlines to take those precautionary measures and it is better for Pakistan to take it more seriously because यहाँ की एविएशन का हमारे जो पुराने एविएशन के एक मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी कुछ सेल्फ गोल्स से और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से सिंगल हैंडेडली इतना नुकसान किया एविएशन के सेक्टर का कि वी कैन नॉट अफोर्ड मोर सो आई थिंक दे शुड एक्सरसाइज कॉशन ऑन दैट मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी वरिंग डेवलपमेंट क्योंकि जो उन्होंने रीजन डिसाइड किया है लाइक यू सेड उनके पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट होगा तो उस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ यू नो देयर इज अ पोटेंशियल कि ऐसे कोई प्लेन वेन गिरा दे कोई नॉन स्टेट एक्टर या कोई टेरर ग्रुप जिसको स्टेट की हिमायत हासिल हो या ना हो तो इट कैन स्नोबॉल इनटू समथिंग रियली डेंजरस लाइक अ फुल फ्लेज्ड वॉर एंड आई होप the Pakistani side takes it seriously and they try to perceive the threat and उसको tackle करने की कोशिश करें instead of just saying ये related है हाँ जी जी I think ये होता यही है कि on the face of it एक knee jerk response आता है but back end पे इसको check किया जाता है I think they'll do that but obviously you know कि how the politics is on the face of it जो response आपको मिलता है वो एक denial के आता होता है but anyways जी thank you so much for your time it was really nice talking to you and I hope to talk to you again very very soon तो ठीक है जी आज के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं and bye for now